हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अगला पार्ट देखने वाले हैं। कल इसके पहले 1 से लेकर 20 तक क्लियर हो चुका था। आज हम लोग 21 से देखने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं जो पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपका बोर्ड एग्जाम है तो हमारे वीडियो में बने रहें, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर आपको कंप्लीट होने वाला है सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, नहीं पता है तो देखते जाएं, आपको सीधा सीधा माइंड में जाएगा। तो एक्स निर्देशांक वाले को कहा जाता है, ध्यान देंगे। एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है? तो एक्स को भुज कहा जाता है और वाई को कोटि कहा जाता है। सबसे पहले भुज होता है, उसके बाद ही कोटि होता है। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक वाले को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग ऑप्शन बी बताए तो बिल्कुल सही। जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं कमेंट फटाफट से कीजिए। सवाल है कि वृत्त की परिधि होती है। तो ये सीधा और सीधा फॉर्मूला दे दिया गया है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो सवाल बताने वाला होगा वो क्लियर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी क्या होगा यदि उसकी परिधि 22 दिया हुआ। चलिए यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। तो जरा समझेंगे कि वृत्त की परिधि जो होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि जो होता है क्या होता है? तो 2πr होता है। परिधि हमारे पास 22 दिया हुआ है, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर अभी हमारे पास पता नहीं है। क्या होगा? 22 से 22 कट जाएगा, जब आर निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा आर का मान। हमसे पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप लोगों को पता होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? तो 1/चतुर्थांश लगा देते, 1/4 लगा देंगे। और वृत्त की परिधि होता है, ठीक है, πr²। तो πr² होता है, लेकिन चतुर्थांश है तो 1/4 लग जाता है। चलिए 1/4, पाई का मान हमारे पास 22/7 है, आर का मान 7/2 और गुने 7/2 है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, ऊपर में आएगा 11×7 = 77 और नीचे में आपके पास आएगा क्या? तो यहाँ पे एगो 2 बचा हुआ, आगे में 4, 4 दूना 8 और भागा देंगे 8 से तो 9×8 = 72। ठीक है, बचेगा 5 और 8×6 = 48, यानी लगभग जो आंसर की बात करें पूर्ण तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताए हैं बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। पक्का एग्जाम में ये सब देखने को मिलेंगे आप लोग को। यदि एक अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास व्यास दिया हुआ कितना? 14 सेमी। हमें चाहिए त्रिज्या, तो क्या होता है? d/2 होता है, यानी 14/2 करेंगे, काटेंगे तो 7 बार में, यानी r का मान हमारे पास 7 आ गया। लेकिन हमसे पूछा अर्धवृत्त की परिधि। तो देखेंगे वृत्त की जो परिधि होती है, पढ़े होंगे, वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है। लेकिन हमसे पूछा अर्ध बोला है, ठीक है, तो अर्ध जैसे ही बोलेगा तो बट्टा में क्या लगा देंगे? 2। अर्ध मतलब आधा हो गया, 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान है हमारे पास 22/7 और आर का मान हमारे पास दिया हुआ 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 आंसर आएगा। ऑप्शन कहाँ होगा? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पक्का आपको याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला सवाल क्या दिया हुआ है देखेंगे। sec² क्या है? sec² और बट्टा दिया हुआ है 1 + cot²। देखेंगे कि sec² का sec² हो गया और 1 + cot² का फॉर्मूला होता है क्या? cosec²। और आप लोग को याद होगा कि cosec² बटा sec² बराबर tan² होता है। नहीं पता? चलिए एक स्टेप बढ़ते हैं। sec किसका उल्टा होता है? तो cos का। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos²। अच्छा, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 1 क्या? तो sin²। ये मेल एन का सब नीचे तो सबसे ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में साइन और नीचे में कोस हो जाएगा। तो sin/cos क्या होता है? तो tan² होता है। यही कहिएगा ना, बिल्कुल। ऑप्शन कहाँ? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया हुआ √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा? बहुत सिंपल बनते हैं और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे हम सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 2 और सेक के आगे में √3 लगा हुआ, यानी गुना में, और गुना का उल्टा क्या होगा? भागा, तो बट्टा में चला जाएगा। देखिए सेक थीटा का सेक थीटा और सेक कितना में 2/3 होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सेक किसका उल्टा होता है? कोस का।
कोस 30 में √3/2 होता है, तो सेक में 30 में ही क्या होता है, उल्टा हो जाता है। नहीं, 3/√3/2 से इसमें 2/√3 होता है। कितना डिग्री में, 30 डिग्री में। सेक से सेक कट गया तो थीटा बराबर क्या आएगा, 30 डिग्री। कहाँ पे ऑप्शन है 30, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। दिया हुआ कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान। बहुत सिंपल है, ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस से बनेगा। देखें तो tan थीटा का tan थीटा बराबर रूट दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का tan थीटा, tan कितना में √3 होता है, तो ये सर tan 60 में होता है। tan से tan काट दीजिए, थीटा का मान 60 आ गया, और यही हमसे केवल और थीटा का मान पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखते जाइए, बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है। दिया हुआ है कि 3,0,3,4,5 का बहुलक होगा। अच्छा, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप लोग जो पढ़े होंगे बहुलक कि सर्वाधिक बार आने वाला चर मान ही बहुलक कहलाता है। लेकिन देखें कि 3 भी 2 बार आ चुका है, 4 भी 2 बार आ चुका है, तो ऐसे स्थिति में बहुलक क्या होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। लेकिन अगर सेम बराबर बराबर संख्या में अगर आ जाता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि जब डबल डबल आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, वही उसका बहुलक चलाता है। तो 3 जो है इसे 2 बार आया है, 4 भी 2 बार है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7/2 भागा देंगे, 3.5 आएगा। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन की बात करें डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, माध्य आपका वही होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या। देखिए जिसके हम बात कर रहे थे वो आप लोगों के सामने है। 3, 4, 6, 8, 14 का माध्य इनमें से कौन होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बिल्कुल सिंपल पढ़े होंगे, क्या, संख्या का योग। ठीक है, संख्या का योग और बटा संख्या, यही होता है ना। चलिए देखिए, संख्या का योग यानी 3 + 4 + 6 + 8 + 14, और बट्टा में कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 आएगा। जोड़िए क्या आएगा, ध्यान समझेंगे, 8 6 14, 14 और 8 28, 28 और 2 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 आएगा, और बट्टा में 5 आ गया, 5 7 35, यानी 7 आएगा। जो 7 कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं माध्य बनाना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 30 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं कि एक पासा एक बार उछाला जाता है। जरा ध्यान समझेंगे कि एक पासा में 6 तक संख्या होती है, यानी संभव परिणामों की संख्या हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। क्या क्या हमसे पूछा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 5 और 6 होते हैं। ठीक है, यही होते हैं पासा में। 5 से बड़ी, तो देखिए 5 से बड़ी मात्र एक ही संख्या है जो 6 आ सकता है। तो 5 से बड़ी यानी अनुकूल परिणामों की जब संख्या लेंगे तो 5 से बड़ी कितना आएगा, 6 आएगा, एक ही आएगा, है ना। 6 आएगा मतलब एक ही बार आएगा। जब हम परिकता निकालते हैं तो NE/NS होता है। NE का मान हमारे पास 1, NS का मान 6, 1/6। जो ऑप्शन कहाँ होगा, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 31 नंबर सवाल का। व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान क्या होगा। व्यवहारिक कार्यों के लिए पाई का मान, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पाई का आप लोग पढ़े होंगे कि पाई जो रेडियन एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का डिग्री में मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई का अगर व्यापारिक मान पूछा जाए, ठीक है, तो 22/7 होता है। और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यहीं से अगर भागा दे दीजिएगा तो 7 तिया 21 होता है। ठीक है, एक बचेगा 3, एक बार में 7 लगेगा, यानी आपको 3.14 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो पाई का व्यवहारिक मान जो होता है वो 3.14 होता है, याद कर लीजिएगा। 7 से भागा देंगे 22 में, आपका वही आंसर आएगा। चलिए 32 नंबर सवाल है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो चैनल से बस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चाहे साइंस हो, वो चैप्टर बाय चैप्टर, फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का एक आध चैप्टर बक रहा है, साथ ही साथ मैथ का आप लोग को ऑब्जेक्टिव रेगुलर देखने को मिल रहा है, सोशल साइंस का मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो एग्जाम से पहले सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। तो हमारे चैनल से बस ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले का व्यास, फिर से व्यास दिया हुआ, तो डी का मान हमारे पास 14 दिया हुआ। जब हम आर का मान निकालेंगे तो D/2 होता है, यानी 14/2 करेंगे तो 7 आएगा। आर का मान हमारे पास 7 हो गया। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ध्यान देंगे, गोले का वक्र पृष्ठ बोले, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, होता है फॉर्मूला 4πr² होता है। ठीक है,
अब 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का जो मान यहाँ पे हमारे पास होगा 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 आया है। एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 88 और 88 × 7 करेंगे 616 आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल क्या बोला है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये तो फॉर्मूला दिया गया है, आपको याद रखना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/l होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अंतिम सवाल की ओर, इसका फिर अगला पार्ट लेके आएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अर्धगोले का गोले का वक्र बोले या संपूर्ण बोले 4πr² होता है। अगर अर्धगोले का बोल देता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो क्या होता है, अर्ध मतलब आधा भाग, तो 2πr² होता है। लेकिन अर्ध ही गोला है, ठीक है, अर्ध गोला है, और लेकिन अर्धगोला के साथ साथ में संपूर्ण लगा हुआ, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो याद रखेंगे πr² एक और जुड़ जाता है तो हो जाता है 3πr²। ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, लेकिन याद रख लेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr² होता है, लेकिन अगर संपूर्ण लगा दिया जाए तो 3πr² होता है। तो बताएंगे कि आपको इस 14 क्वेश्चन में से कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और पक्का यहाँ से जो बताएं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।